सवाल वो नहीं है कि मैं भैरव सिंह, हम दोनों एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो भैया ऊपर लेवल पर जब करप्शन होगा तो नीचे वाला भी तो करेगा ना। कई बार हंसी मजाक में हम लोग बोलते हैं, बोला अरे वो लाखों लेते हैं, एकदम 100 रुपये लेने में गए। भैया रांची का 25 साल से विधायक हूँ, उसके पहले से 25 साल पहले से राजनीति करता हूँ। पहली बात तो बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री पर किसी ने हमला नहीं किया। यदि कोई इसे प्रसारित कर रहा है तो गलत है। मैं नहीं मानता कि भैरव सिंह ने गलत काम किया और न कोई उसकी गलत काम करने की नीयत थी। आप वहाँ पर आयरन हैंड को वहाँ दिखाइए ना, बलात्कारियों के खिलाफ दिखाइए ना। मैंने कहा ना 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा 1 साल में, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000, जो ग्रेजुएट है उनको 5,000। तो एक भी पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को ले आइए जिनको 1 रुपया इन्होंने दिया। जो माननीय हेमंत सोरेन जी जिन चीज़ों को कह रहे हैं वो तो वीडियो में है ना। मैं आपसे के साथ वीडियो में पर बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सरना कोड। अरे भैया सरना कोड पास किया तो आपने कोई बहुमत से पास किया क्या? उसका तो सबने समर्थन किया। इनके ही कांग्रेस के लोग, कई लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, उग्रवादी जो रघुवर सरकार में अपना फन नीचे कर लिए थे, आज फिर फन क्यों उठा रहे हैं कि भाई हमारे समय में भ्रष्टाचार मुक्त था। राजद, झामुमो और कांग्रेस वाली सरकार यानी हेमंत सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपरांत सरकार ने जश्न भी मनाया। और इस बीच यानी कि नए साल के आगमन के साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं सरकार के साथ घट जाती है जिससे अब हेमंत सरकार घिर चुकी है। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं मोहम्मद फैसल हूं और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का स्पेशल शो हमारे माननीय। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट हमारे माननीय में हमारे विधायक जी हैं। रांची के विधायक हैं सीपी सिंह जी, जो लगातार 6ठी बार रांची के विधायक बने हैं और इनकी अगर अनुभव की बात करें राजनीति में इनका कड़ा अनुभव है और इन्होंने जिस तरह से 1 साल के हेमंत सरकार के कार्यशैली पर अपनी पैनी नज़र गड़ाई हुई थी, हम इन सारे मुद्दों पर बातें करेंगे और जानेंगे कि सरकार की कार्यशैली और सरकार में क्या कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे सरकार आज घिर रही है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में खरा साबित हो पा रही है नहीं है। सबसे पहले सीपी सिंह जी, आपका हमारे जेके न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल की ओर रुख करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल का अब 1 साल पूरा हो चुका है और सरकार की अगर हम उपलब्धियों की बात करें, अगर हम उपलब्धियां शुरू से गिनाएं, क्योंकि जब सरकार बनी थी उसके बाद लॉकडाउन लग गया क्योंकि कोरोना का टाइम था। उसके बाद सबसे पहले जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को लाया गया सरकार द्वारा, उसमें जनता की सहानुभूति मिली थी। अगर उसके बाद हम बात करें तो सरना धर्म कोड को पारित किया गया। उसके बाद कई सारे ऐसे कुछ कार्य किए गए, जैसे कि हम बता सकते हैं कि जो 11 लाख या लगभग 12 लाख किसानों का जो बैंकर्स द्वारा ऋण माफ़ी की गई। क्या इतने ही उपलब्धियाँ हैं या फिर इसके उपरांत और कुछ उपलब्धियाँ होनी चाहिए, या क्या कुछ कमी बेसी रह गई है 1 साल के कार्यकाल में? आप विस्तार से बताएं। देखिए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने 29 दिसंबर को जश्न मनाने का काम किया और अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। आखिर उपलब्धि के नाम पर है क्या? यदि कहा जाए तो मैं ये मान कर चलता हूँ, क्या जश्न इस बात का मनाया गया कि झारखंड के अंदर 1 साल में 1765 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं घट गई हैं। हत्याओं का दौर जारी है। उग्रवादी पूरे झारखंड को अपने आगोश में लेने के लिए पुनः तैयार हो गए हैं। एक भी ऐसा काम जो उपलब्धि के नाम पर सरकार गिनाना चाहती है गिनाए। आपने चर्चा किया किसानों का कर्ज माफ़ी का। आपको पता होगा कि पूर्व की सरकार जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में थी, उसने गरीब किसानों के
जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है, प्रति एकड़ 5,000 रुपया देने का काम कर रही थी। इस सरकार ने उसे बंद कर दिया। तो बंद क्यों किया? आप किसान के हितैषी हैं, तो किसानों को जो 5,000 रुपये प्रति एकड़ मिल रहा था, किसी के पास 10 डिसमिल ज़मीन होगी, किसी के पास 1 एकड़ होगी, किसी के पास 1.5 एकड़ होगी, किसी के पास 2 एकड़ होगी। जो 5 एकड़ से नीचे है, यदि 5 एकड़ ज़मीन है, खास करके झारखंड के अंदर देखेंगे कि झारखंड की ज़मीन और बिहार की ज़मीन में अंतर है। यहाँ टाड़ ज़मीन बहुत होता है जिस पे कुछ उपज नहीं होता। तो जिसको 5 एकड़ भी ज़मीन है, तो समझिए कि वो गरीब से गरीब किसानों की श्रेणी में आता है। यही बिहार में, बिहार शरीफ वगैरह इलाके में किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, तो आप समझिए कि एक खुशहाल किसान के रूप में गिना जाता है। तो वो क्यों बंद कर दिए? आज देखा होगा कि इन लोगों ने कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 7,000 रुपये प्रति माह, जो ग्रेजुएट हैं उनको 5,000 रुपये प्रति माह देंगे। एक भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट खोज के ले आइए जिसको इन्होंने 1 रुपया आज तक दिया हो। यानी कि आप युवा रोजगार की बात कर रहे हैं जिसे सरकार ने वादा किया था। हाँ, नहीं, रोजगार एक अलग है। ये तो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने कहा था। अच्छा। कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000, जो ग्रेजुएट है उनको 5,000। तो एक भी पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को ले आइए जिनको 1 रुपया इन्होंने दिया हो। अब रही रोजगार की बात, इन्होंने कहा था 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे 1 साल में। इस बात से इनकार कर चुके हैं। कल मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि झामुमो में इस तरह की बात नहीं की है। नहीं की है। तो मेरे पास जो माननीय हेमंत सोरेन जी जिन चीज़ों को कह रहे हैं वो तो वीडियो में है ना। मैं आपसे के साथ वीडियो में पर बात कर रहा हूँ, तो हमारा चेहरा भी नज़र आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी नज़र आ रहा है। इससे आप इनकार कैसे करेंगे? तीसरी बात, इन्होंने कहा था इनके ही कांग्रेस के लोग, कई लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, इन लोगों ने कहा था कि भाई जो पारा टीचर हैं उनको हम समान वेतन देने का काम करेंगे। किस पारा टीचर को मिल गया? ऐसे मैं गिनवाऊँ। इन्होंने कहा कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। एक पिछड़ा को बता दें कि जो 27% के आरक्षण में की श्रेणी में आता है। ये सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सरना कोड। अरे भैया, सरना कोड पास किया तो आपने कोई बहुमत से पास किया क्या? उसका तो सबने समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया, और आपने तो इसे सिर्फ विधानसभा के अंदर पास करा कर और भेज दिया और सो गए आराम से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का सबसे पहला जो इश्यू होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर। भाई, अपराधियों को पुलिस का भय होना चाहिए। राज्य के अंदर मैंने कहता हूँ कि एक भी अपराध नहीं होंगे, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। अपराध भी होते हैं, लेकिन उसका त्वरित गति से उसको उद्भेदन करना और उस पर कार्रवाई करना। तो भाई 1765 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं क्यों हो गई? उग्रवादी जो रघुवर सरकार में अपना फन नीचे कर लिए थे, आज फिर फन क्यों उठा रहे हैं? इसका कौन जवाब देगा? इसका मतलब ये हुआ कि शासन प्रशासन बिल्कुल लूंज पूंज है। यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, बलात्कारियों का मनोबल बढ़ रहा है, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक भाव आता है कि कहीं इनको सत्ता का संरक्षण, सरकार का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है, जिसके कारण इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, जैसा कि आपने कहा कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि अंचल अधिकारी जो हैं वो किस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर खड़े हैं
और जो अंचल में जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे म्यूटेशन का काम हो, चाहे जो भी कागजात के काम होते हैं अंचल अधिकारी के मतलब तौर तरीके पर, तो उसमें सारे भ्रष्टाचार के काम जुड़ गए हैं और उससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा हम लोगों ने फील्ड में जाकर महसूस किया है। तो क्या आपको लगता है, आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, सरकार की वो किस तरीके से काम करने की शैली होनी चाहिए जिससे इस तरह के मामले की जो है निशानदेही कम हो जाए, ये इस तरह के मामले कम आए? देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई ये सरकार नहीं कर सकती है कि भाई हमारे समय में भ्रष्टाचार मुक्त था। कोई सरकार नहीं कर सकती है। देखिए, मैं भी सरकार में था, मैं नहीं कहता कि हम सरकार में थे 5 साल कोई भ्रष्टाचार नहीं हुए होंगे। अरे लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में प्रयास, आज तो स्थिति ये हो गई है कि खुल्लम खुला छूट है और हर स्तर पर हो रहा है। सिर्फ अंचल कार्यालय, अंचल अधिकारी की बात क्यों करते हो भैया? थाना से लेकर के ऊपर लेवल तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा नहीं हो गई है। चूँकि कहा गया है कि भाई करप्शन स्टार्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट टू बॉटम। करप्शन स्टार्टेड फ्रॉम टॉप, नॉट टू बॉटम। तो भैया ऊपर लेवल पर जब करप्शन होगा तो नीचे वाला भी तो करेगा ना। कई बार हंसी मजाक में हम लोग बोलते हैं, बोला अरे वो लाखों लेते हैं, एकदम 100 रुपये लेने में गए। तो सवाल ये है कि भाई ये करप्शन की बात आ रही है। मैं नहीं कहता कि 100% कोई रोक पाएगा, और यदि अपेक्षा करता है कि रोक देगा तो भैया एक एक व्यक्ति जब ईमानदार होगा तभी तो रुकेगा। एक एक व्यक्ति को सतरिशन बनना होगा तब रुकेगा। लेकिन हम ये नारा लगाते रहे रुकना चाहिए, मांग करते रहे, तो मैं कम से कम इस बात में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास इस बात में करता हूँ कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, नीति और नियत स्पष्ट होनी चाहिए, मंशा स्पष्ट होनी चाहिए, और दिखना भी चाहिए कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने के प्रति कृत संकल्प है, उसके दिशा में काम कर रही है। तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक कार्यालय की बात न करें, हर स्तर पर जहाँ भी उनका पावर है, हर व्यक्ति का अलग अलग पावर है भाई, वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है, उसी दुरुपयोग में वो सारी बातें भ्रष्टाचार की आ रही है। मैंने अंचल अधिकारियों की बात इसलिए भी की क्योंकि हेमंत सरकार के ही अंतर्गत एक विधायक जो है बंधु तिर्की ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। हेमंत सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पर पैनी नज़र होनी चाहिए, आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था में जो ढीलापन दिख रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने खासकर इस पर ज़्यादा फोकस किया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आपने कहा कि भ्रष्टाचार फ्रॉम टॉप टू नॉट बॉटम होना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उधर अगर हम पक्ष की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा कई बार ये निशानदेही साध रहे हैं आपके ऊपर कि रघुवर सरकार ने झारखंड मोमेंटम चलाया था, बस हाथी उड़ा रहे थे, उसके बाद रोजगार देने के नाम पर युवाओं को ठगा गया, बाहर गए, केरल गए और अन्य राज्य गए भारत के, लेकिन वहाँ उन्हें 4,000-5,000 की सैलरी मिल रही जिससे वो संतुष्ट नहीं थे, वापस घर आ गए। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या वो आपकी विफलता थी? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, रघुवर सरकार ने कौशल विकास के तहत लोगों को प्रशिक्षण दिलाने का काम किया और उसके आधार पर हमारे युवाओं को मेला लगाकर और नौकरी देने का काम किया। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किया गया ना। मैं 2 बार मेला में गया हूँ। मुझे याद है ITI के अंतर्गत स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला लगा था और उसके अंदर बेरोजगार युवक आते थे, वहाँ पर अलग अलग कंपनियों के लोग रहते थे और वहाँ बताते थे कि भाई हम इतना रुपया देंगे, आपको किसी को मद्रास भेज सकता है, किसी को कहीं भेज सकता है। तो लोगों ने स्वीकार किया तब तो गए। अबे कह देना कि 4,000-5,000 बोलना तो बहुत आसान है भाई। मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि किसको कितना में कहाँ भेजा गया,
क्योंकि मैं तो गया, उद्घाटन किया, भाषण दिया और चल दिया। एक दो लोगों से पूछा भी कि भाई आपने किस चीज़ में प्रशिक्षण लिया है। तो ये आरोप लगाते हैं। मेरा कहना है आप एक साल में बताइए ना कि एक साल में क्या आपने एक व्यक्ति को भी क्या रोजगार दिलाने का काम किया। आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, जैसे मोदी जी पर सिर्फ आरोप लगाते हैं। हमारा ये कहना है कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने किया कि रोजगार के अवसर प्रदान किए। आज भी उन्होंने कहा कि भाई जो छोटे मोटे काम करते हैं, रेहड़ी पर, पटरी पर, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, और जिनके पास पैसे नहीं हैं बिल्कुल, तो भाई 10,000 रुपये तक का कम किस्तों में कम सूद पर आपको मिलेगा। आप लीजिए, आप काम कीजिए। मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपया तक बिना किसी गारंटर का लोन, करोड़ों लोगों ने इसको लिया है, काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ, स्टार्टअप के तहत काम कर रहे हैं। सबको सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती है भाई, लेकिन मनसा स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई हम अपने बेरोजगार युवकों को हम उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करें। दूसरी चीज़ आपने कहा कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूर जो गए थे यहाँ से वापस आए, उनके लिए भाई स्थिति ये हो गई कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने राशि भी बढ़ाई, इसके बाद भी यहाँ के लोगों ने काम नहीं कराया। स्थिति ये हो गई कि यदि केंद्र की सरकार खाद्य सुरक्षा के तहत राशन देने का काम नहीं करती, तो ये तो सरकार सिर्फ पैसा का रोना रोती रही, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये पैसा नहीं है, ये कौन लोग बोलते हैं? नाकाबिल इसको बोलते हैं। नाकाबिल लोग हैं ना, वो चुपचाप बैठ के और रोना रोते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हो। लेकिन घुमा फिरा के इल्ज़ाम तो आप पर ही लाद रहे हैं कि रघुवर सरकार जो है खजाना खाली कर चुकी है, हमारे पास खजाना खाली है, अब हम क्या करें, विकास कैसे करें, विकास की गति को कैसे बढ़ाएं? भैया मैं तो कह रहा हूँ ना कि पिछली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है। पिछली बार पंजाब में अकाली दल भाजपा की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार भाजपा की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। वहाँ के लोग तो रोना नहीं रो रहे हैं खजाना खाली कर दिया। अरे भैया, खजाना खाली नहीं किया, खजाना को ठीक ढंग से आप संचालित नहीं करने सक रहे हो, जान नहीं रहे हो। पैसा तो रोज आते हैं, लेकिन आप संचालित उसे ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे हो ना। आप में क्षमता नहीं है, आप में विजन नहीं है, जिसके कारण ये सब स्थिति हो रही है, इसलिए रोना रो रहे हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पंचायत चुनाव एक अहम मुद्दा हमेशा रहता है, और पंचायत चुनाव की जो अवधि है 4 जनवरी को समाप्त हो गई है। तो इस मद्देनज़र जो है सरकार जो पंचायत चुनाव नहीं करा रही है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, या फिर हम यूँ कहें कि पंचायत चुनाव में जो उसको धकेला जा रहा है पीछे उनकी तारीखों को, क्या कुछ इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू है और उसके तहत पंचायतों के माध्यम से गाँवों के अंदर छोटी छोटी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। गांव के लोग देखिए बेहतर ढंग से जानते हैं कि गांव की प्राथमिकता क्या है, पहले क्या होना चाहिए, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन ये सरकार, हेमंत जी की सरकार, अब चाहती है कि पंचायत चुनाव नहीं हो, ताकि अधिकारियों के माध्यम से रूल किया जा सके। और इसका नतीजा यह होगा कि केंद्र से जो राशि मिलती है वो राशि नहीं मिलेगी, इसलिए कि पंचायत के चुनाव जब तक नहीं होंगे राशि नहीं मिलेगी, तो आखिर झारखंड को तो इसका घाटा उठाना पड़ेगा। दूसरे राज्य जहाँ पंचायत चुनाव कराया होगा या कराए होंगे उनको तो राशि का लाभ मिलेगा, लेकिन हमारा झारखंड वंचित रह जाएगा और फिर रोएंगे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये सरकार नहीं चाहती कि पंचायत का चुनाव हो, और अधिकारियों के माध्यम से ही ये राज करना चाहते हैं।
एक बड़ी घटना साल के पहले में जिस तरह से हो गई, हेमंत सरकार के काफ़िला पर माफ़ कीजिएगा, हेमंत सोरेन के काफ़िले पर जिस तरह से हमला हो जाता है, उसके बाद आप भी इस बात से इनकार कर चुके हैं कि जो उसके मुख्य आरोपी हैं, आरोपी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से उन पर घेरा गया, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण भी कर दिया, तो उन्होंने आप भी इनकार कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन जिस तरह से रघुवर दास जी ने कहा कि नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं, जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, वो आज जेल में बंद हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 चीज़ें आपको स्पष्ट होना चाहिए। किशोरगंज में जो घटना हुई, वो घटना कोई सुनियोजित नहीं थी। वो घटना के पीछे कोई गलत मंशा भी नहीं थी। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है कि ओरमांझी की घटना को लेकर लोग आक्रोशित थे, उत्तेजित थे और उसकी अभिव्यक्ति के लिए, प्रदर्शन करने के लिए किशोरगंज चौक पर इकट्ठा हुए होंगे। क्योंकि मैं होंगे शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ था नहीं और न मुझे इसके कोई जानकारी थी और न भारतीय जनता पार्टी को बताया गया था, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम था। अब अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला आता है, तो पहली बात तो बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री पर किसी ने हमला नहीं किया है। यदि कोई इसे प्रसारित कर रहा है तो गलत है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है। तो सीसीटीवी फुटेज में तो सारी चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही हैं। भाई, आपके सामने जब फुटेज है तो आप देख लो उससे ना, लेकिन आप सीसीटीवी फुटेज को आप जो है सो सार्वजनिक भी कर दो, चौक चौराहों पर लगा करके उसको चलवाते रहो, तो भाई लोग भी जान पाएंगे कि सच्चाई क्या है। जिस भैरव सिंह पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जैसे भैरव सिंह कोई आतंकवादी हो, कोई उग्रवादी हो। अरे भैरव सिंह एक युवा नेता है, उसके साथ सैकड़ों की संख्या में युवा लोग हैं और लोग उसको चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। भैरव सिंह इस तरह के गलत काम में कभी संलग्न नहीं रहा। अब क्या कीजिएगा, भैरव सिंह के साथ मेरा भी फोटो वायरल हुआ। अरे वायरल क्या हुआ भाई, मैं कह रहा हूँ है अरे वो तो जब उसका जन्म नहीं हुआ होगा, मैं उसके पहले से उसके परिवार को जानता हूँ भैया। रांची का 25 साल से विधायक हूँ, उसके पहले से 25 साल पहले से राजनीति करता हूँ। तो कौन सा गली में मैं लोगों को नहीं जानता हूँ भाई। प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग सेल्फी लेते हैं। तो सवाल वो नहीं है कि मैं भैरव सिंह से बहुत पुराना परिचित हूँ। हम दोनों एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। वो भी हिंदू हित की बात करता है, मैं भी हिंदू हित की बात करता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से संबंध तो होंगे ही। लेकिन ये कहना कि भैरव सिंह ने कोई गलत काम किया वहाँ, मैं नहीं मानता कि भैरव सिंह ने गलत काम किया और न कोई उसकी गलत काम करने की नीयत थी। जो चीज़ें देख रहा हूँ मैं आज के दिन, बताइए, बहुत से लोग तो ऐसा है कि जेएमएम का सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ों में वो भी शामिल रहते हैं, वो भी प्रदर्शन धरना में जाते हैं, ऐसी बातें होती है। तो ये ऐसा बड़ा बात मैटर नहीं है, इसको हवा ऐसा दिया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी घटना। अरे बड़ी घटना तो बलात्कार की हो रही है, उसको रोकिए ना। आप वहाँ पर आयरन हैंड को वहाँ दिखाइए ना, बलात्कारियों के खिलाफ दिखाइए ना, आप व्यभिचारियों के खिलाफ दिखाइए ना, आप उग्रवादियों के खिलाफ दिखाइए ना, तब मैं मानता हूँ कि ये पुरुषार्थ है। अन्यथा पुरुषार्थ किस पर दिखा रहे हैं? वैसे लोगों पर जो समाज के अंदर जिनका अपनी पहचान भी है और समाज के लिए अच्छा काम करते हैं,
निर्दोष लोग हैं वैसे लोगों को आप जेल भेज रहे हैं। आपका पुरुषार्थ वैसे शरीफ लोगों पर है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। मैं अभी भी कहूँगा कि ईश्वर सद्बुद्धि दे, अपराधियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, व्यभिचारियों के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ आप कड़ा कदम उठाइए। मैं समझता हूँ कि झारखंड की पूरी जनता आपका यशगान करेगी। आपने एक बात कही कि आपने हिंदू हित की बात कही कि उनका भी विचार यानी भैरव सिंह का भी विचार एक है, आपका भी विचार एक है, लेकिन लोगों में यह मानना है कि लोगों में यह चर्चाएं भी हैं कि जिस वक्त भैरव सिंह को आपकी ज़रूरत थी आप पीछे हट गए। क्या ये सच है? नहीं, मैं किसी के मैं क्यों किसी के पीछे हटूंगा। हमसे किसी ने मदद मांगी क्या? लेकिन आप तो इनकार कर दिए कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। मैं इस तरह मैं आज भी कह रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन आप तो अभी अभिव्यक्ति जता रहे हैं उनके पक्ष में। अरे भैया, मैं अभिव्यक्ति फिर कल भी जता रहा था, आज भी जता रहा हूँ और कल भी यही बात कहूँगा। भैरव सिंह और सीपी सिंह एक ही विचारधारा का मानने वाले लोग हैं। यानी हम सब उस विचारधारा से ओतप्रोत हैं जिसके अंदर हिंदू हितों की बात आती है। वो भैरव सिंह भी मानता है, मैं भी मानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विधायक हूँ। भैरव सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, ये आज भी मैं कह रहा हूँ। चलिए, बात करते करते ये विषय भी हमारे बीच में आ गया। हम बात कर रहे थे राज्य के विकास के बारे में। एक सवाल मैं आपसे करना ज़रूर चाहूँगा कि जब सरकार 2019 में बनी थी, यानी कि हेमंत सरकार की जो उपलब्धियां आपने गिनाया, उससे पहले जब आपकी सरकार जब थी, रघुवर सरकार थी, तो उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, यानी कि जब चुनाव नहीं हुए थे 2019 में, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि रघुवर सरकार के साथ जो आपकी सारी टीम चल रही थी, यानी रघुवर दास जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आजसू से आपका बिछड़ना भी कहीं आपको भारी पड़ा। तो क्या मैं यह सवाल एक साल बाद इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि यह जानना ज़रूरी है कि कौन से वो आपके वीक पॉइंट्स रहे होंगे जिससे आपकी सरकार फिर से नहीं बन पाई, जनता आपको स्वीकार नहीं कर पाई। ऐसा है कि किसी भी सरकार के जीत हार, किसी व्यक्ति के जीत हार में बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज के दिन यह माकूल समय नहीं है। फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। कोई एक कारण नहीं होता है जीतने का, एक कारण नहीं होते हैं हार के। बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सा अफवाहों पर भी होते हैं, बहुत सा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं जीतने के लिए। मैंने कहा ना 5 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा 1 साल में, नहीं तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। ये सब क्या है? पारा टीचर को एकदम समान वेतनमान दे देंगे। ये सब क्या है? ऐसा गिनाएंगे तो सैकड़ों फैक्टर्स कारण हो सकते हैं जीत और हार के लिए। इसलिए इसको आज का मैं समझता हूँ कि इतना ही रहने दे, फिर कभी दूसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे रांची के विधायक सीपी सिंह जी। इन्होंने जिस तरीके से हेमंत सरकार पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि किस प्रकार उनका कार्यशैली रहा, 1 साल के अंदर क्या क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या कमियां रहीं, इन सारे मुद्दे पर हमने बातें की और इन्होंने बखूबी अंदाज से इन सारे सवालों के जवाब भी दिए। बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हम ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।